तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर थर्ड चल रहा है और इसमें हम पेज नंबर 85 पे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द ओसियस और बोनी सिस्टम। पेज नंबर 85 पर मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द ओसियस और बोनी सिस्टम, जो फिगर नंबर 10 में दे रखी है, एंड्रयू जैक्सन साहब का जो फोटो है उसको कह रहे हैं कि इज नॉन बाय हाइट, लार्ज जॉइंट्स एंड बोन्स, हाई चीक बोन्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फोरहेड ओवर एंड बियॉन्ड द आईज। ये जो ओसियस और बोनी सिस्टम है, इसको हम कुछ ऐसे जानते हैं, ऐसे समझते हैं कि उसकी हाइट कैसी है बंदे की, जॉइंट्स उसके लार्ज होने चाहिए, जॉइंट्स और बोन्स। चिक बोन्स उसकी हाई होती हैं, जाइगोमेटिक प्रोसेस उभरा हुआ होता है चिक बोन्स जी। प्रोजेक्शन जो है लोअर पार्ट का फोरहेड के, वो आंखों के ऊपर को आता है, बियॉन्ड द आईज, यानी कि आंखें अंदर हो जाती हैं और आगे का जो फोरहेड का जो लोअर पार्ट है वो आगे की तरफ तक आता है आंखों से। कई लोगों की आंखें आगे आती हैं निकल के, कई लोगों की आंखें थोड़ा सा अंदर रहती हैं और माथा थोड़ा सा आगे को आता है। प्रोमिनेंट एंड ब्रॉड चिन मिलेगी, लार्ज बोनी हैंड्स मिलेंगे, लॉन्ग फ्लैट बोनी फिट मिलेगा, प्रोमिनेंट जॉइंट्स एंड नकल्स मिलेंगे, उनके जॉइंट्स और उनके जो जोड़ों के आसपास जो हड्डियां होती हैं, जैसे रिस्ट के आसपास, नीचे एंकल के आसपास, कोनी एल्बो के जॉइंट के आसपास जो नकल्स मिलते हैं वो प्रोमिनेंट मिलेंगे। टिप्स ऑफ द फिंगर्स इंक्लाइंड टू द स्क्वायर, फॉर्म एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओवल और टैपरिंग फॉर्म ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। तो इन ओसियस या बोनी सिस्टम की जो फिंगर है वो स्क्वायर फिंगर जो है वो थोड़ा स्क्वायरिश होंगी, बजाय किसके, ओवल के या टैपरिंग होने के, जो के मस्कुलर सिस्टम में मिलती है, ओवल और टैपरिंग। एंड रिलेटिवली स्मॉल एंगुलर हेड राइजिंग हाई अबव द ईयर, और रिलेटिवली स्मॉल एंगुलर हेड मिलेगा और वो राइजिंग हाई यानी कि कानों से और सिर की ऊंचाई ज्यादा होगी। कानों से अगर नापोगे तो सिर की ऊंचाई ज्यादा होगी बजाय कम के, ओसियस और बोनी सिस्टम की। There are 6 classes of bones to the meaning of which the physiognomist must pay strict attention. स्टैंडन कह रही है कि 6 क्लासेस हैं बोन्स की, जिनके मीनिंग को लेकर के, जिनसे मतलब निकालते हुए जो फिजियोग्नोमिस्ट हैं वो खास ध्यान देते हैं, उन चीजों पर स्ट्रिक्ट अटेंशन पे करते हैं। क्या? To those unused to the close observation essential to discerning these slight variations of structure, they may seem trivial and unimportant. But let me say that in the nature's broad domain, there is no form insignificant, no matter how minute. बहुत अच्छी बात कह के चल रही है स्टैंटन, कह रही है कि वो टू दोज अनयूज टू द क्लोज ऑब्जर्वेशन, जिन क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए जिनको यूज नहीं करते हैं, जिन जानकारियों को, जिन छोटे छोटे वेरिएशंस को, स्ट्रक्चर में जो छोटे छोटे अंतर होते हैं, कई बार उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में आवश्यक नहीं मानते कई बार। लेकिन ये जो स्लाइट वेरिएशंस हैं स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो कितने भी छोटे छोटे क्यों ना हो, उनको अनइम्पोर्टेंट कहना एक तरह से, इतने नेचर के जो इतना बड़ा क्षेत्र है, नेचर का जो ब्रॉड डोमेन है, उसमें उन सब का कोई ना कोई मतलब जरूर है, कोई भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे वो मैटर कितना ही छोटा सा क्यों ना हो। अगर किसी दो इंसान हूबहू एक से लग रहे हों, लेकिन अगर एक के
एक के चेहरे पे कहीं छोटा सा तिल भी है तो उस तिल का भी कोई ना कोई एक वहां सिग्निफिकेंस है, उस उनमें अंतर होने के लिए। तो भाव ये है कि छोटे छोटे ट्रिवियल वेरिएशंस को कई बार क्लोज ऑब्जर्वेशन में अनइम्पोर्टेंट मान लेते हैं या ध्यान नहीं देते, जो कि गलत है, क्योंकि मैटर कितना ही छोटा हो, इस नेचर का इतना बड़ा डोमेन है, इस प्रकृति की इतनी ज्यादा भिन्नताएं हैं, उनमें हर एक का अपना रोल है। बिल्कुल जी। How much more important must every slight variation of form observed in the human face be when we reflect that in it are to be read the physical, moral or mental traits of the individual together with all his individual peculiarities as well as all the traits of all his ancestors, as Emerson aptly remarked। एमरसन ने कुछ एप्टी रिमार्क करा है कि टू डेस्पाइज द माइन्यूट इन नेचर इज टू डेस्पाइज द इनफाइनाइट। क्या बात कह दी यार, गजब ही हो गया। कह रहे हैं कि हाउ मच मोर इम्पोर्टेंट मस्ट एवरी स्लाइट वेरिएशन ऑफ फॉर्म ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन फेस बी व्हेन द रिफ्लेक्ट दैट इन इट आर टू बी रीड द फिजिकल, मॉरल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। जब हम किसी भी इंसान के, किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल, मॉरल और मेंटल ट्रेट्स को जब हम जानने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं, तो कितना ज्यादा इनका महत्व है इन स्लाइट वेरिएशंस का, ये जब समझ में आता है, जब हम उनके फिजिकल, मॉरल कैरेक्टर को, मेंटल ट्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम जानने की कोशिश करते हैं उसकी इंडिविजुअल पिक्युलरिटीज को, तब पता चलता है कि छोटा सा अंतर बिल्कुल बदल देता है किसी की एक की क्वालिटी दूसरे से। और साथ ही साथ कह रहे हैं एज वेल एज ऑल द ट्रेट्स ऑफ ऑल हिज एंसेस्टर, और छोटा सा भी बदलाव ये बता सकता है कि उसके एंसेस्टर्स के क्या क्या लक्षण थे। बिल्कुल। और भाई इस बात को लेकर के एमरसन साहब ने तो एक बहुत ही बढ़िया टिप्पणी कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि टू डेस्पाइट द माइन्यूट इन नेचर इज टू डेस्पाइट द इनफाइनाइट। अगर आपने प्रकृति में माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी को छोड़ दिया, संज्ञान में ना लिया, तो आपने इनफाइनाइट को छोड़ दिया। बिल्कुल। और यहाँ मैं हैनीमैन साहब का एक कोटेशन कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि मोस्ट ट्रिफल थिंग्स आर मोस्ट पोटेंट, मोस्ट ट्रिफल थिंग्स आर बिकम मोस्ट पोटेंट। मोस्ट ट्रिफल थिंग्स को उन्होंने लिया था अपनी मेडिसिन की डायनेमिक पावर को। जितना मैटर किसी मेडिसिन में कम होता जाता है, वो उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता जाता है। बिल्कुल। तो इसको जितना ज्यादा मैटर कम होता जाएगा, यानी कि मोस्ट ट्रिफल, बहुत कम, नगण्य, कि जब लेवल पे पहुंच जाता है मैटर, तो वो मोस्ट पोटेंट बन जाता है। पोटेंट का मतलब असरदार। तो वही बात यहां कही है कि माइन्यूट से माइन्यूट नेचर में इंफॉर्मेशन का महत्व इनफाइनाइट होता है भाई। और अब ऑर्गेनन में आ जाओ। ऑर्गेनन में ये कहा है कि क्रॉनिक डिजीज को पहचानने के लिए, क्लियर करने के लिए, जो माइन्यूट इंफॉर्मेशन हैं, जो बिल्कुल महत्वहीन सी लगती हैं क्रॉनिक केस को, वही खोलती हैं असली। आइसबर्ग फिनोमिना की तरह होता है कि सारा केस दबा रहता है, जरा सा मुंह दिखाती है एक जो मेन जानकारी है, तो वो भी माइन्यूट इंफॉर्मेशन हो गई। माइन्यूट इंफॉर्मेशन से क्रॉनिक केस पकड़े जाते हैं। माइन्यूट इंफॉर्मेशन से इस नेचर में बहुत सारी भिन्नताओं में से किसी इंसान की पहचान होती है। माइन्यूट नेस को मेडिसिन के मामले में भी बता दिया कि जितनी माइन्यूट मटेरियल डोज हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा वो पोटेंट होती जाएगी, उतनी ज्यादा डायनेमिक लेवल पे ज्यादा असर दिखाई देगी। तो ये है जो अपना एमरसन साहब कह रहे हैं कि टू डेस्पाइट द माइन्यूट इन नेचर टू डेस्पाइट द इनफाइनाइट। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? माइन्यूट की इम्पोर्टेंस तो ऐसे है ना, जैसे पेशेंट आया तो पैथोलॉजी के ही सिम्टम देता है मैक्सिमम। हाँ, वो क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो उसके इंडिविजुअल सिम्टम है, जो उसके पिक्यूलियर, स्ट्राइकिंग, अनकॉमन है, वो तो माइन्यूट देता है दोस्त, ही देता है। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा वो पैथोफिजियोलॉजी को
बताता रहता है। सिम्टम। तो वहां देखो कितनी महत्वपूर्ण होती है माइन्यूट जानकारियां, माइन्यूट। और भैया कई बार कहते हैं कि किसी इंसान को बहुत छोटी हरकतों से पकड़ा जा सकता है जी है जी, जो वो अननोटिसेबल करता है, जिसे वो भी खुद महत्व नहीं देता कि मेरी ये बात लोग पकड़ लेंगे तो मैं असली में पकड़ा जाऊंगा, तभी वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, वहीं से ही उसकी पकड़ी जाती है। हाँ, ये बात है माइन्यूट की। तो इसको और कह रहे कोई हैं अहमद। न, कोई भी प्रोफेशन है उसमें माइन्यूट की ही इम्पोर्टेंस है। अब आप सीआईडी ले देखो लो, जब सीआईडी ले लो, किसी केस को खोलती है तो माइन्यूट से माइन्यूट जानकारियों को हासिल करके पकड़ती है। बिल्कुल, अब आप टीचर देख लो ना, हाँ टीचर वहीं बोला लगाता है जो वो आपने पूरा पैराग्राफ सही लिखा, पूरा पन्ना, वो उस हाँ, माइन्यूट को ही माइन्यूट सी मिस्टेक्स को मार्क कर देगा। मार्क करेगा। क्या बात है। आज माइन्यूट का सार समझ में आ रहा है हम दोनों को, बहुत सारे तो डायमेंशन ये में। बात करके, और एक बात और लग रही है, जो आदमी अपने प्रोफेशन में माइन्यूट को पकड़ना सीखता है आए वही है, वही मास्टर हो गया, मास्टर ऑफ प्रोफेशन, हाँ मास्टर जी, ऑफ पिकअप द माइन्यूट इंफॉर्मेशन, दैट पर्सन बिकम परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन। आप बिल्कुल। मलिक सर को लिया, वो क्यों बारीक से बारीक पिन उठा लेते हैं, सड़क पे दिखाई दे जाती है उन्हें। हाँ जी, जब बिल्कुल हम खड़े होते बिल्कुल। हैं हमें नहीं दिखता कि पिन पड़ी है, सर को पता चल जाता है पिन पड़ी है। हाँ जी, पिन पॉइंट। पिन पॉइंट जी। तो ये मोर फोकस, और फोकस भी यहीं आ रहा है। बिल्कुल जी। जितना ज्यादा फोकस बढ़ता जाएगा उतने ही आप माइन्यूट इंफॉर्मेशन के मास्टर बन जाओगे, उठाने के, पकड़ने के। जी बिल्कुल। इसलिए जो लोग शांत रहते हैं वो ज्यादा अच्छे माइन्यूट पिकर होते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा फैलते हैं, वो नहीं पकड़ पाते। में थोड़ा समय लगता है बस। हाँ, जी ठीक है ना भाई, बहुत ही गजब की बात है ये। इसको कर लेते हैं पूरा। कह रहे हैं टू डेस्पाइट द माइन्यूट इन नेचर इज टू डेस्पाइट द इनफाइनाइट। इन्होंने तो बहुत ही कमाल कर दिया, सबसे माइन्यूट को अनंत से जोड़ दिया। And so we shall come to the study of the following named classes of bonds with increased understanding of the close observation which the several variations of the bony structure demand. तो इसलिए हम बारीक से बारीक जो इनमें अंतर है बोन्स में, उनको हम, उनके वेरिएशंस को हम जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे। बोनी स्ट्रक्चर की ये डिमांड है, वो खास करके बोन्स को लेकर के। मसल में नहीं कहा था जबकि इतना, बोनी स्ट्रक्चर को समझने के लिए माइन्यूट से माइन्यूट वेरिएशंस को हमें ध्यान देना पड़ेगा बोनी सिस्टम में। क्लासिफाइड एंड कंबाइंड एज फॉलोज, दे हैव ए प्रेग्नेंट मीनिंग। अगर हम इनको क्लासिफाई कर दें और इनको जोड़ दें तो ये इतना फलदायक मतलब निकलता है इनका एक तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स को उन्होंने ऐसे क्लासिफाई करा, छह ग्रुप बना दिए। स्ट्रेट बोन्स, क्रूक्ड बोन्स, स्क्वायर बोन्स, राउंड बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स। तो ये 6 टाइप हैं बोन्स की। अब जब ये आपस में कंबाइंड होती हैं तो ये बनाती हैं स्ट्रेट एंड स्क्वायर बोन्स का जोड़ा, स्ट्रेट एंड राउंड बोन्स का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट एंड शॉर्ट बोन्स का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट एंड लॉन्ग बोन्स का कॉम्बिनेशन, राउंड एंड शॉर्ट बोन्स का कॉम्बिनेशन, राउंड एंड लॉन्ग बोन्स, राउंड एंड क्रूक्ड बोन्स, लॉन्ग एंड क्रूक्ड बोन्स, और शॉर्ट एंड क्रूक्ड बोन्स जब साथ साथ में आती है किसी शरीर के तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके मॉरल्स, उसके इंफॉर्मेशन सब बदल जाती हैं दोस्त, अपने अपने बिल्कुल हिसाब से। तो ये बिल्कुल। जिसमें जिस तरह का कॉम्बिनेशन होगा उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी उसके अनुसार उभर के आएंगी। तो अब हम आगे इसको लेकर के बढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। जी जी। ठीक है, राम राम भाई, यहीं रुकते हैं दोस्त। राम।